गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था द्रव्य तरंगें एवं प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि द्रव्य तरंगों के गुण, द्रव्य तरंगों की द्वैत प्रकृति या पदार्थ की द्वैत प्रकृति, ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज पे बात करी थी और इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, क्रुक्स ने एक्सपेरिमेंट किए थे, पेरिन ने भी एक्सपेरिमेंट किए थे। तो विभिन्न प्रयोगों के आधार पर अलग अलग निष्कर्ष निकाले और लास्ट में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में विशिष्ट आवेश बता के और यह बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन है उसका विशिष्ट आवेश नियत मान होता है और उसके आधार पर उन्होंने कैथोड किरणों से उत्सर्जित ऋणावेशित कणों को इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया था। अब हम बात करते हैं यहां पे इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश की। तो इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश निकाला गया था, देखो लास्ट लेक्चर में विशिष्ट आवेश की बात हुई थी और विशिष्ट आवेश को लिखते हैं किससे? Q/m से लिखते हैं, ठीक है, ये बात मैंने बताई थी आपको। और इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश है तो इसको E/m से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आवेश है वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 1.76 × 10⁻11 कूलाम अपॉन में kg, इसका मात्रक था। कूलाम अपॉन kg कैसे आया? क्योंकि आवेश का मात्रक Q का मात्रक होता है कूलाम और द्रव्यमान का मात्रक होता है kg, तो कूलाम अपॉन kg। इसके बाद में आर.ए. मिलिकन ने अपनी तेलबूंद विधि प्रयोग के आधार पर इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात किया था और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश था वो कितना आया था? इलेक्ट्रॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश E = 1.67 × 10⁻−19 कूलाम, ये बात बता दी थी मिलिकन ने। और इलेक्ट्रॉन होती है वो आवेश की न्यूनतम इकाई होती है और इसके बारे में हम इलेक्ट्रोस्टेट में भी पढ़ रहे हैं, जो हमारा चैप्टर साथ साथ चल रहा है, आप उसको भी फॉलो कीजिएगा। इन दोनों के आधार पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाला गया और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जब इसके आवेश में विशिष्ट आवेश का भाग देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बन के आता है 9.1 × 10⁻−31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इन तीन टर्म्स के बारे में हम पढ़ लिए थे। आज के इस लेक्चर को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक वर्ड के बारे में बताना चाहता हूं। देखो यहां पर एक वर्ड आया था विशिष्ट आवेश। अब ये होता क्या है विशिष्ट आवेश? तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको यह बात बताई थी कि यह एक प्रकार का घनत्व है। किसी भी भौतिक राशि का हम घनत्व डिसाइड कर सकते हैं। तो जब बात आती है घनत्व की, और घनत्व को लिखते हैं हम डेंसिटी, इंग्लिश में डेंसिटी बोले। जब हम घनत्व की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो घनत्व की डेफिनेशन होती है D = m/v, मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है द्रव्यमान। जब द्रव्यमान में आयतन का भाग लगता है तो क्या निकलता है? घनत्व निकलता है और घनत्व डेंसिटी होगी। तो किसी भी पदार्थ या किसी भी भौतिक राशि की जो घनत्व होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे एक एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको। सपोज करो हमारे पास एक साबुन का टब है जो कि 5 kg का आता है, उसके अंदर साबुन भरी हुई है। उस साबुन में से एक कटोरी लेके और उसमें अंदर दबाकर और फिर उसको बाहर निकाल लेते हैं तो 1 किलो साबुन हमने बाहर निकाल ली, 1 किलो। अब जितनी साबुन हमने बाहर निकाली है उतना उसमें होल हो गया। उस होल में अब क्या उस होल का आयतन वही रहेगा? उस होल में हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। मान लो हमने उसमें कितना पानी डाला वो निकाल लिया। पानी का तो वॉल्यूम हो गया, आयतन हो गया और उसका 1 kg द्रव्यमान हो गया। तो 1 kg द्रव्यमान में जितना उस होल में हम पानी स्टोर कर सकते हैं उसके आयतन का भाग दें तो उस साबुन का क्या निकल जाएगा? निकाले हुए साबुन का घनत्व निकल के आ जाएगा, जो कि D हो जाएगा। क्लियर है? वही घनत्व जो टब के अंदर साबुन भरी हुई है बची हुई, उसका घनत्व भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान अलग अलग राशियों पे एक ही राशि का अलग अलग चेंज हो सकता है, आयतन चेंज हो सकते हैं, लेकिन घनत्व कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे और भी एग्जांपल बताऊं, जैसे ये एरिया है, इस एरिया में हम थोड़ी सी मिट्टी यहां से लेके आते हैं और थोड़ी सी मिट्टी इधर से लेके आते हैं, दोनों मिट्टी लेके आए, दोनों का द्रव्यमान अलग है और दोनों की जहां से लेके आए उसमें स्टोर करने का आयतन भी दोनों का अलग अलग है। लेकिन इसके द्रव्यमान और इसके आयतन का अनुपातिक रूप निकालेंगे तो वो इसका घनत्व आ जाएगा और इस मिट्टी का घनत्व भी क्या रहेगा? वो सेम रहेगा। तो घनत्व एक ऐसी भौतिक राशि है जो एक पदार्थ के लिए कांस्टेंट होती है, नियत होती है, और भिन्न भिन्न पदार्थों की अलग अलग वैल्यू आएगी। तो घनत्व है। अब घनत्व होता है वो हम कितने पैरामीटर के सापेक्ष निकाल सकते हैं? तो घनत्व 4 पैरामीटर के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। किसी भी भौतिक राशि का घनत्व 4 पैरामीटर के सापेक्ष निकाला जाता है, बशर्ते शर्त ये होनी चाहिए
कि वो भौतिक राशि उस पैरामीटर से संबंधित होनी चाहिए। अगर संबंधित है तब निकलेगा, संबंधित नहीं है तब नहीं निकलेगा, सीधी सी बात है। तो वो 4 पैरामीटर कौन कौन से हो सकते हैं? जब हम बात करें घनत्व की तो 4 पैरामीटर में निकालें तो 4 पैरामीटर में सबसे पहले आती है लंबाई। लंबाई के सापेक्ष निकलेगा तो ये लेंथ होती है L, मान लो ये हमारे पास एक छड़ है, इसकी लंबाई है L। इसके सापेक्ष भी हम किसी भौतिक राशि का घनत्व निकाल सकते हैं। दूसरा, क्षेत्रफल के सापेक्ष निकाला जाता है। क्षेत्रफल होगा उसको एरिया, अब एरिया है वो किसका होगा? लंबाई तो एक सरल रेखा या सीधी रेखा की लंबाई हो जाती है। अब एरिया जो क्षेत्रफल निकलता है वो किसी सतह या पृष्ठ का निकलता है। अब सतह कैसी होगी? मान लो मेरे पास आयताकार सतह है या फिर वर्गाकार सतह है, तो वर्गाकार सतह इसका क्या निकलेगा? क्षेत्रफल एरिया, और इसके रेस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं? घनत्व को फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये क्या होंगी? सतह होंगी, और सतह को हम क्या बोलते हैं? पृष्ठ भी बोलते हैं। तो इसके सापेक्ष भी क्या निकलता है? घनत्व निकाला जाता है। तीसरा जो पैरामीटर है वो हमारा होगा आयतन। तो आयतन किसका निकलता है? आयतन उस आकृति का निकलता है जिसके अंदर हम किसी अन्य वस्तु को स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक बाउल है हमारे पास, प्याला, उस प्याले में हम पानी को डाल सकते हैं, तो उसका क्या रहेगा? आयतन। तो उसी प्रकार एक आकृति होती है घन और घनाभ। घन के अंदर त्रिविम आकृति होती है इस तरीके से, और घन के अंदर हम किसी वस्तु को, पानी को स्टोर कर सकते हैं ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। ये पानी को स्टोर कर सकते हैं, और ये हो जाएगा घन। तो इसका क्या निकलता है? आयतन। तो आयतन के रेस्पेक्ट में भी हम क्या निकाल सकते हैं? घनत्व को डिसाइड कर सकते हैं। और जो चौथा और फाइनल पैरामीटर होगा वो होता है हमारा द्रव्यमान। तो यदि द्रव्यमान के सापेक्ष हम किसी भी भौतिक राशि का घनत्व निकालें तो ये m होगा, और द्रव्यमान के सापेक्ष घनत्व निकलेगा उसको बोलते हैं हम विशिष्ट घनत्व। इसको क्या बोलते हैं हम? विशिष्ट घनत्व। जिस भी राशि होगी उसका घनत्व निकलता है, यहां पर वो राशि आ जाएगी, ठीक है। अब बात आती है घनत्व। तो घनत्व के जब भी निकाला जाता है तो घनत्व एक आनुपातिक राशि होती है। जिस भी भौतिक राशि का घनत्व निकलता है उसको रखते हैं हम ऊपर नॉमिनेटर में, अंश में, और जिसके सापेक्ष निकाला जाता है उसको रखा जाता है हर में निकालते हैं। इस तरीके से हम घनत्व डिसाइड करते हैं। तो मैं यहां पर आपको एक भौतिक राशि का बताता हूं, तो उस भौतिक राशि के बारे में बात करते हैं हम आवेश के बारे में, क्योंकि हमने आवेश, विशिष्ट आवेश पढ़ा है। तो चलो एक भौतिक राशि ले लेते हैं। आवेश है हमारे पास। आवेश को हम डिनोट करते हैं स्मॉल q से, इस तरीके से लिखते हैं, कैपिटल Q भी लिखते हैं लेकिन स्मॉल q लेते हैं जनरली। आवेश का घनत्व 4 पैरामीटर के सापेक्ष निकालते हैं। तो सबसे पहले लंबाई के सापेक्ष निकालते हैं। तो ध्यान देना, किसका घनत्व निकालना है हमें? आवेश का। तो यहां पे देखो नाम से ही स्पष्ट, रटने वाली कोई बातें नहीं है इसमें कि ये फॉर्मूले होते हैं, ऐसा रटना है आपको, कोई नहीं रटना है, समझना है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि घनत्व कैसे निकालते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि जिस भी भौतिक राशि का निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं, और जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसको नीचे रखते हैं, अनुपात में ये होता है। तो हमें घनत्व निकालना है किसका? आवेश का। घनत्व निकालना है आवेश, तो उसको पहले ले दो, रख दिया। किसके सापेक्ष निकालना है? हम डिसाइड कर रहे हैं लंबाई के सापेक्ष। तो लंबाई किसकी होती है? एक रेखा की। और रेखा को हम अगर बोलें तो क्या बोल सकते हैं? रेखीय। तो रेखा का लंबाई के सापेक्ष घनत्व निकालेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम? रेखीय आवेश घनत्व। किसका निकाल रहे हैं? आवेश का। किसके सापेक्ष? रेखा के सापेक्ष, लंबाई के सापेक्ष। तो रेखीय आवेश घनत्व को लिखते हैं हम लैम्डा से, और वो कितना होगा? जिसका निकालेंगे उसको ऊपर। आवेश का निकाल रहे हैं घनत्व ऊपर, किसके सापेक्ष? रेखा, और रेखा की क्या होती है? लंबाई। तो क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल्स टू Q/L। क्लियर है? इस तरीके से हम घनत्व को डिसाइड करते हैं। अब कैसे निकलेगा लंबाई के सापेक्ष? क्यों? क्योंकि वो भौतिक राशि उससे संबंधित भी होनी चाहिए। अब आवेश है वो, अगर हम किसी चालक छड़ को देंगे तो उसके लंबाई के अनुदिश क्या हो जाता है? उस पर वितरित हो जाता है, लंबाई के सापेक्ष वितरित होता है, इसलिए लंबाई के सापेक्ष निकलता है घनत्व। अगर ये आवेश लंबाई से रिलेटेड नहीं होता तो इसका घनत्व लंबाई के सापेक्ष नहीं निकाल सकते। ये था यहां पे रेखीय आवेश घनत्व। दूसरे की बात करें, आवेश का ही घनत्व निकालना है, लेकिन किसके सापेक्ष निकालना है हमें? घनत्व निकालना है आवेश का। किसके सापेक्ष? क्षेत्रफल के सापेक्ष। तो क्षेत्रफल के सापेक्ष आवेश घनत्व को क्या बोल सकते हैं हम? क्षेत्रीय आवेश घनत्व। बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन क्षेत्रफल वो किसका निकलता है? अब देखो लंबाई से क्षेत्र बनता है। अगर मान लो ये 4 छड़ है, L लंबाई के 4 छड़ ले ली, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर लगा दो और एक इधर लगा दो, 4 फ्रेम बन गई।
और इस फ्रेम से क्या बन गई, एक पृष्ठ बन गई। जैसे बोर्ड पे देखते हैं एग्जांपल, एक फ्रेम नीचे, एक ऊपर छड़, एक इधर और एक इस साइड, 4 फ्रेम आ गई। तो 4 फ्रेम से एक बोर्ड बन गया और बोर्ड से क्या हो जाएगा, एक सतह बन गई पूरी, एक पृष्ठ। तो सतह और पृष्ठ का क्या निकलता है, क्षेत्रफल। तो इसलिए पृष्ठ का निकलेगा तो इसको क्या बोल देंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्योंकि पृष्ठ का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लिखते हैं सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू किसका निकालना है, आवेश का, किसके सापेक्ष। जब पृष्ठीय पढ़ रहे हैं तो हमें पता है पृष्ठ का क्या होगा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के सापेक्ष इसका घनत्व होगा Q/A सिग्मा। इसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्लियर है। तीसरे की बात करें, तीसरा है यदि हम आयतन के सापेक्ष निकालें आवेश घनत्व तो उसको बोलेंगे हम आयतन आवेश घनत्व। ये हो जाएगा आयतन आवेश घनत्व, और इसको किससे लिखेंगे, रो से। ये रो का सिंबल होता है। ऊपर हो जाएगा आवेश और नीचे किसके सापेक्ष, आयतन के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा आयतन आवेश घनत्व। सिंपल सी बात है, जिसका निकालना है उसको ऊपर, जिसके सापेक्ष निकालना है उसको डिनोमिनेटर में ले लो नीचे, और वो घनत्व आ जाएगा। अब हमारे पास लास्ट एंड फाइनल बच गया कौन सा, चौथा, जो कि होता है हमारा द्रव्यमान। अब निकालते हैं द्रव्यमान के सापेक्ष घनत्व निकालते हैं। तो ये रहा, देखो अगर द्रव्यमान के सापेक्ष निकालें तो ऊपर तो आ जाएगा आवेश, और नीचे यदि द्रव्यमान के सापेक्ष घनत्व निकालें तो आवेश को ऊपर रख लेंगे और द्रव्यमान को किधर रखेंगे, नीचे। ठीक है, ऊपर आवेश और द्रव्यमान के सापेक्ष। अब देखो घनत्व निकल रहा है किसका, आवेश का। ठीक है, घनत्व है आवेश का, किसके सापेक्ष है, द्रव्यमान के सापेक्ष। तो क्या हम द्रव्यमान आवेश घनत्व बोलेंगे, नहीं। जब भी द्रव्यमान के सापेक्ष घनत्व निकाला जाता है तो उसको एक वर्ड जोड़ दिया जाता है विशिष्ट। क्या जोड़ेंगे, विशिष्ट। तो यहां पर हमारे पास ये वर्ड है विशिष्ट, तो इसको क्या बोलेंगे, विशिष्ट आवेश घनत्व। अब देखो विशिष्ट आवेश घनत्व को हम किससे लिखते हैं, Q/m से। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। विशिष्ट आवेश ये एक प्रकार का घनत्व होता है, या तो आप डायरेक्ट इसको विशिष्ट आवेश बोलो या फिर विशिष्ट आवेश घनत्व Q/m। तो क्लियर हुआ आपको यहां से कि Q/m क्या होता है, एक प्रकार का घनत्व ही होता है जिसको अनुपातिक रूप में लिखते हैं। और आवेश का घनत्व निकालते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश का, तो E/m कर दो और ये इलेक्ट्रॉन के आवेश का घनत्व आ जाएगा। तो इस तरीके से हम विशिष्ट आवेश को डिसाइड करते हैं। ये बातें मैंने आपको बताई है, ये इलेक्ट्रोस्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टेट हम पढ़ते हैं चैप्टर, उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पर इन 3 का उपयोग बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो ये ध्यान में रखना, आपको याद रखनी है कि किस तरीके से होंगी। तो इस तरीके से हम विशिष्ट आवेश घनत्व को डिसाइड कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टेट में भी पढ़ेंगे। अब इसके बाद में हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, उस पर बात करते हैं। तो आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम विशिष्ट आवेश निकालते हैं। और इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.76 × 10⁻11 कूलम/kg। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन पे। क्यों, क्योंकि जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बात करी थी कि कैथोड किरणों पर जब उच्च विद्युत क्षेत्र अल्प दाब पर लगाया जाए, अर्थात गैसों का आयनीकरण हो, जब गैसों का आयनीकरण किया जाता है तो उच्च विद्युत क्षेत्र के कारण कैथोड से कुछ विकिरणें उत्सर्जित होती हैं और उन विकिरणों को कैथोड किरणें नाम दिया गया। और कैथोड किरणों को बाद में क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन बोला गया ना, जे थॉमसन ने बोला था। तो देखो विसर्जन नली में ये कैथोड है, इस कैथोड पर ये एक धातु की पत्ती बनी होती है। ठीक है, ये कैथोड होता है और कैथोड को क्या लिखते हैं, C से लिखते हैं, और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये धातु की पत्ती है, तो धातु की पत्ती से जब ये उत्सर्जित होंगी कैथोड किरणें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब धातु की सतह से किसका उत्सर्जन हुआ, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। कैसे हुआ इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, धातु की सतह पर जब उच्च विद्युत क्षेत्र आरोपित किया गया। क्या आरोपित करते हैं, उच्च विद्युत क्षेत्र। तो इस स्थिति में ये क्या होता है, गर्म होता है, और गर्म होने से इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, उत्सर्जन। तो जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। अब देखना इस टॉपिक पे बात करते हैं, क्या होगा टॉपिक, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किस तरीके से होता है। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने के लिए हमें एक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्योंकि किसी भी धातु सतह होगी उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस पे बात करें, ये बात मैं आपको डिटेल से डिस्कस कर रहा हूं यहां पे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कोई भी धातु है
उसमें नाभिक होगा, धातु है तो नाभिक तो होगा ही होगा। नाभिक होगा, मान लो ये इसका नाभिक है और नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब इस नाभिक में प्रोटॉन पर धनावेश होता है, तो धनावेश और इलेक्ट्रॉन के आवेश ऋणावेश दोनों में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन पास में होता है नाभिक के, उस पर तो आकर्षण प्रबल होता है, अर्थात उसका ध्यान बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, उस पर दूरी बढ़ने के कारण आकर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे मान लो सपोज करो एक जादूगर है, वो खेल दिखाने आया है। ठीक है, यहां पे एक जादूगर खेल दिखा रहा है और उसने अपने चारों तरफ राउंड राउंड शेप में व्यक्तियों को खड़ा कर रखा है। तो पहली लाइन, दूसरी लाइन, ऐसे करके 10 लाइनें बनी हुई हैं। एक व्यक्ति आगे की लाइन में खड़ा है और एक व्यक्ति पीछे की लाइन में खड़ा है। जो आगे की लाइन में खड़ा है व्यक्ति, वो आराम से खड़ा है और उसको खेल देखने में बहुत मजा आ रहा है। कैसे आ रहा है? क्योंकि जादूगर साफ साफ दिख रहा है, कभी ये दिखा रहा है, कभी वो दिखा रहा है, इस तरीके से, तो वो अच्छी तरीके से देख रहा है। लेकिन जो पीछे वाली लाइन में खड़ा है, वो क्या बोलेगा? कभी तो वो ऐसे होगा ऊपर, कभी वो इधर जाएगा, मतलब ऊपर हो के बार बार देखने के प्रयास करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मिस हो जाता है। तो फिर क्या बोलेगा? हट, बहुत देखे हुए मेरे ऐसे जादूगर, बहुत खेल देखता हूं मैं, चाहे उसने अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं हो, लेकिन फिर भी ऐसे ही बोलता है। क्यों? क्योंकि उसको दिख ही नहीं रहा, ढंग से दिख नहीं रहा है, वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है। तो जो पास में खड़ा है उस पर जादूगर का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, और जो दूरी पर खड़ा है उस पर जादूगर का अट्रैक्शन क्या है? कम। तो ये नाभिक क्या है? एक तरह का जादूगर है। इस नाभिक का पास वाले इलेक्ट्रॉन पर तो आकर्षण प्रबल होता है, और दूर वाली जो बाहर वाली कक्षा है, बाहरी वाली कक्षा का इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण दुर्बल होता है, मतलब आकर्षण इतना आकर्षित नहीं होता है। इसलिए बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को यदि थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा। मूव कर जाएगा मतलब अपनी कक्षा को छोड़ देगा और बाहर निकलेगा। बाहर निकल के जाएगा कहां? धातु की सतह से बाहर नहीं जाएगा। ये मान लो धातु है, इस धातु की सतह पर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहरी कक्षा से निकल जाएगा, लेकिन ये यहां पे आ जाएगा और इधर उधर घूमेगा आवारा की तरह। क्यों? जो प्यारा बच्चा होता है ना, एकदम से सिंसियर बच्चा, उस पर पेरेंट्स का बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा ध्यान रहता है। और जो नालायक बच्चा होता है, उसको पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं होता, उनका पता है नालायक है, घूम फिर के आ जाएगा शाम को घर। तो ये घूम फिर के, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इस तरीके से इस धातु सतह में घूमते ही रहते हैं, इधर उधर इधर उधर। जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर मोशन करते हैं, गति करते हैं, तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की गति कौन सी गति कहलाती है? यादृच्छिक गति। और यादृच्छिक गति को क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन। तो ये इलेक्ट्रॉन कौन सी गति करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। कि जब धातु सतह में कि कुछ उच्च ऊर्जा प्राप्त करके, कुछ ऊर्जा प्राप्त करके जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो धातु की सतह में ही इधर उधर गति करते रहते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं, तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो जाते हैं, मतलब उसका कोई बाउंडेशन नहीं होता नाभिक से, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। और वे इलेक्ट्रॉन जो पेरेंट्स के प्यारे बच्चे होते हैं, आ मेरा बच्चा पास में आ जा आराम से, मतलब उनको हर दिन उन पे ध्यान रहेगा, तो वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के आकर्षण, प्रबल आकर्षण द्वारा बंधे होते हैं, उसको बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। तो कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक होता है बद्ध इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के प्रबल आकर्षण द्वारा बंधे होते हैं, और एक होता है दुर्बल आकर्षण बंध द्वारा बंधे हुए इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं हम मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक होता है बद्ध इलेक्ट्रॉन और दूसरे होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे बात यह आती है कि कौन से इलेक्ट्रॉन सतह से मूव करने के लिए उत्तरदायी होते हैं या धातु सतह में विद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु सतह में विद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा प्राप्त करके अपने ऑर्बिट को छोड़ देते हैं, कक्षा को छोड़ देते हैं, लेकिन धातु सतह से बाहर नहीं निकलते हैं। अब इनको धातु सतह से बाहर निकालना है, तो धातु सतह से बाहर निकालने के लिए इनके पास कुछ ऊर्जा है। अब मान लो इनको बाहर निकालना है, तो थोड़ी सी रिश्वत देनी पड़ेगी ना। रिश्वत देंगे तो क्या करेगा? ये थोड़ी कोशिश करेगा, तो इसको रिश्वत देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्साइटेड होकर उत्तेजित अवस्था में आएगा। इसका मतलब यहां पे वो रिश्वत क्या है? ऊर्जा।
जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों को कुछ ऊर्जा दी जाए, किसके लिए? धातु सतह से मुक्त करने के लिए। ये धातु सतह है और धातु सतह पर ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से है जो धनायनों के दुर्बल आकर्षण द्वारा बंधे हुए हैं, लेकिन धातु सतह को छोड़कर बाहर नहीं जा रहे हैं, इसके अंदर ही घूम रहे हैं, इधर उधर आवारा की तरह यादृच्छिक गति कर रहे हैं, लेकिन धातु सतह को छोड़कर बाहर नहीं जा रहे। तो 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन, ओके नहीं है ये क्या है? 0 केल्विन ताप पर अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दी गई वह ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन अधिकतम गतिज ऊर्जा से भाग सकते हैं, जबकि बद्ध इलेक्ट्रॉन नहीं भाग सकते, वो आकर्षण के प्रबल आकर्षण द्वारा बंधे होते हैं। तो 0 केल्विन ताप पर अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को धातु सतह से इनको ऊर्जा दी जाती है और ये धातु सतह से उत्तेजित होकर यहां पर आ गई, उत्तेजित होकर यहां पर ऊपर आ गए। अब ये क्या चाहते हैं कि थोड़ी सी ऊर्जा और मिली और यहां से रफू चक्कर, यहां से भाग जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे, तो भाग जाएंगे, तो इनके पास क्या हो जाएगी? वेलोसिटी, और वेलोसिटी के कारण कौन सी ऊर्जा आएगी इनके पास? गतिज ऊर्जा। तो किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने के लिए, बस यहां से लेके यहां तक लाने के लिए, ये इतना उत्तेजित करने के लिए जो ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं धातु का कार्य फलन। और कार्य फलन को किससे लिखा जाता है? फाई नोट या फिर डब्ल्यू नोट से, जिसको वर्किंग बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्किंग। तो इसके बारे में मैं बता रहा हूं आपको कि वर्किंग कैसे, किस तरीके से होती है, उसके बारे में देखते हैं। तो यहां पर देखते हैं कार्य फलन, धातु का कार्य फलन फाई नोट से लिखते हैं और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हो आप? वर्किंग। डब्ल्यू नोट से भी लिखते हैं इसको, ठीक है। धातु का कार्य फलन क्या होता है? मान लो ये धातु की सतह पर कुछ इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से यहां है, घूम रहा है, इसको उत्तेजित करके इसकी सतह पर ले आओ, यहां तक उत्तेजित करना है तो ऊर्जा देनी होगी। मान लो इसको ऊपर से ऊर्जा दे रहे और उस ऊर्जा दी, तो ये यहां से लेके उत्तेजित अवस्था में आया, तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता हो? उसको फाई नोट या फिर डब्ल्यू नोट ऊर्जा की आवश्यकता हुई। कि किसी 0 केल्विन ताप पर किसी धातु सतह से अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कराने के लिए, अब यहां से लेके यहां तक लाया, तो अब ये तैयार है, थोड़ी सी इसको फ्री हुआ और निकल जाएगा। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को धातु सतह से मुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? धातु का कार्यफलन कहलाती है। तो ये वाली यहां से यहां तक आने वाली ऊर्जा कार्यफलन, फिर यहां से भागेगा तो इसके पास में कितनी ऊर्जा आएगी? गतिज ऊर्जा 1/2 mv², ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अब ऊर्जा कहां से आई? मान लो ये धातु, इस धातु सतह पर ऊपर से पराबैंगनी विकिरणें आ रही हैं और पराबैंगनी विकिरणों की ऊर्जा कितनी होती है? सूर्य से आने वाला प्रकाश फोटोन के रूप में आएगा और फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? hν। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है? ये hν ऊर्जा इस धातु सतह पर आई तो कुल ऊर्जा कितनी थी? hν। अब ये ऊर्जा किस रूप में गई? पहले तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करेगा, एक्साइटेड करके यहां से मुक्त होने की अवस्था में लाएगा, तो कौन सी ऊर्जा के में बदल जाएगा? फाई नोट कार्यफलन प्लस में। अब कुछ ऊर्जा तो कार्यफलन के रूप में निकल गई और बच गई वो ऊर्जा किस रूप में निकलेगा? बची हुई ऊर्जा को लेगा और यहां से रफू चक्कर होकर किस ऊर्जा के रूप में भाग जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के रूप में भाग जाएगा। तो यहां से ये इक्वेशन बन के आ रही। तो धातु का कार्यफलन क्या होता है कि किसी भी धातु सतह पर 0 केल्विन ताप पर अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले, भागने वाले कौन है? अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन, अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा मतलब यहां से यहां तक लाने में यह ऊर्जा क्या कहलाती है? धातु का कार्यफलन या वर्किंग कहलाती है। इस धातु के कार्यफलन का मात्रक क्या होता है? कार्यफलन का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्यफलन का मात्रक एक प्रकार की ऊर्जा ही है और इसका मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों होता है ये मैं बताऊंगा आपको। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिखते हैं ईवी से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का ही मात्रक होता है, कार्य होता है एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऊर्जा का ही मात्रक होता है। ये जब आप पढ़ोगे ना, ये आवेश वाला चैप्टर चल रहा है आपके, कौन सा? इलेक्ट्रोस्टेट। इसी में जब हम विद्युत विभव पे बात करेंगे, ये वोल्टेज होता है ना विद्युत विभव, तब आपको ये समझा दूंगा मैं कि किस तरीके से। अभी चल रहा है, हम साथ साथ चल रहे हैं और विद्युत इस पे बात करेंगे वोल्टेज पे। तो आप अभी के लिए फिलहाल इतना ध्यान रखो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे आया। कार्यफलन एक प्रकार की ऊर्जा है, इसका मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है?
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो 1 इंटू में इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये हो जाएगा कूलाम इंटू में, और ये क्या हो जाएगा वी वोल्ट। कूलाम इंटू वोल्ट किसके बराबर होगा, जूल के बराबर। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ये होता है धातु का कार्यफलन। क्लियर है, समझ में आया। कार्यफलन, धातु का कार्यफलन किस बात पे निर्भर करता है, इस कार्यफलन की निर्भरता देखते हैं। तो कार्यफलन की निर्भरता देखो किन बातों पर होगी, उसमें देखते हैं। कार्यफलन है वो धातु की गुणों पर निर्भर करता है कि ये धातु है कि कौन सी धातु बनी हुई है, इस धातु के सतह की प्रकृति क्या है, ये धातु है ना, इस धातु के गुणों पर निर्भर करता है कि इनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, पहली बात कार्यफलन की निर्भरता। दूसरा, इस धातु के पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि धातु के पृष्ठ की प्रकृति कैसी है, तो निर्भर करेगा पृष्ठ की प्रकृति पर। और तीसरा, कार्यफलन का मान धातु की सतह में उपस्थित अशुद्धियों की मात्रा पर, पृष्ठ में उपस्थित अशुद्धियों की, पृष्ठ में उपस्थित अशुद्धियों की मात्रा पर क्या निर्भर करता है, कार्यफलन का मान निर्भर करता है। तो ये होता है कार्यफलन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका मात्रक होता है, फाइन नोट से लिखते हैं। और धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों को, अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा धातु का कार्यफलन कहलाती है। अब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन है वो कितने प्रकार से हो सकता है, तो देखो लास्ट लेक्चर में, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक तो विद्युत क्षेत्र लगाते हैं कैथोड ट्यूब पर, तब गर्म कर सकते हैं कैथोड को। एक क्रुक्स तथा पेरिन ने एक्सपेरिमेंट किया था कि कुछ धातुओं को तो पराबैंगनी प्रकाश डाला था, प्रकाश से भी फिर गर्म हुआ था, धूप में रखोगे तो गर्म होगा, सीधी सी बात है। और कुछ धातुओं को उच्च ताप पर गर्म किया था तो भी गर्म होता है। तो जब हम गर्म करते हैं ताप लगाकर, नीचे चूल्हा जलाकर वैसे गर्म करते हैं, तो उसको बोलते हैं तापायनिक उत्सर्जन। क्या बोलते हैं, तापायनिक उत्सर्जन। जब विद्युत क्षेत्र लगाकर गर्म करते हैं उसको बोलते हैं क्षेत्र उत्सर्जन। क्लियर है। और जब प्रकाश डालते हैं, प्रकाश से उत्सर्जित करते हैं, उसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश उत्सर्जन। इन तीनों के बारे में हम डिटेल से देखते हैं। देखते हैं इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। तो पहला उत्सर्जन है तापायनिक उत्सर्जन। क्या होता है, जब किसी धातु सतह को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो इस प्रकार का उत्सर्जन क्या कहलाता है, तापायनिक उत्सर्जन। किस पर गर्म किया जाता है, उच्च ताप पर। जब किसी धातु सतह को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर उसकी सतह से बाहर निकल जाए या उत्तेजित होकर बाहर निकलने को हो जाए, तो इस प्रकार का उत्सर्जन क्या कहलाएगा, तापायनिक उत्सर्जन। अब बात आती है विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन या क्षेत्र उत्सर्जन। यह होता है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। जब किसी धातु कैथोड विसर्जन नलिका होती है उस पर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं ना, तो जब किसी धातु सतह पर उच्च विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए, कौन सा, उच्च विद्युत क्षेत्र। और उच्च विद्युत क्षेत्र भी कितना होता है, 10⁸ और विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट बटे मीटर। ये भी हम डिस्कस करेंगे आवेश वाले चैप्टर में कि वोल्ट बटा मीटर विद्युत क्षेत्र का मात्रक कैसे आया। विद्युत क्षेत्र को लिखते हैं ई से। ई की वैल्यू कितनी होती है, 10⁸ वोल्ट बटे मीटर। इतना विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित होकर मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार का उत्सर्जन क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन कहलाता है। तीसरा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। जब किसी धातु सतह को बाहर रखा जाए प्रकाश में, ये धातु सतह है, इस धातु सतह को बाहर प्रकाश में रखा जाए तो इस पर आपतित होगा प्रकाश किरणें, और प्रकाश है वो किस रूप में आपतित होता है, फोटोन के रूप में। जब प्रकाश फोटोन के रूप में आपतित हो, और फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, E बराबर hν। आपको याद है मैंने मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत बताया था रे ऑप्टिक्स में। तो मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, निश्चित ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स बंडल, E बराबर hν। जब किसी धातु सतह पर फोटोन पराबैंगनी किरणें के रूप में आपतित होता है तो धातु सतह पर इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। लेकिन कब होंगे, एक निश्चित आवर्ती या उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित हो। यह प्रकाश होगा, इसकी आवर्ती क्या होनी चाहिए, एक निश्चित आवर्ती या इससे अधिक आवर्ती।
इससे अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित होगा तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और इस प्रकार का उत्सर्जन कौन सा कहलाएगा? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाता है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की क्रिया में जो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन हैं इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इनको? फोटो इलेक्ट्रॉन। और इन इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन से जो विद्युत धारा बहेगी वो विद्युत धारा कौन सी विद्युत धारा कहलाती है? प्रकाश विद्युत धारा। फोटो इलेक्ट्रॉनों के कारण बहने वाली धारा कौन सी विद्युत धारा कहलाती है? प्रकाश विद्युत धारा। क्यों? क्योंकि ये विद्युत धारा है वो प्रकाश की उपस्थिति में बह रही है, तो इसलिए इसको प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। और इस पूरे प्रभाव को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो ये प्रभाव कहलाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये था शॉर्ट में कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से उत्सर्जित होते हैं, धातु सतह से, धातु कैथोड से, इनके बारे में डिटेल से बताया मैंने आपको। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे से पढ़ेंगे, डिटेल से देखेंगे इस पूरे चैप्टर को। एकदम से क्वांटम फिजिक्स मतलब स्ट्रॉन्ग बनना है हमें, बहुत अच्छी तरीके से एकदम सरल लैंग्वेज में बताया जाएगा आपको। तब तक के आप वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।